22 जून 2025 ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका ने अपने सबसे पावरफुल मिलिट्री एयरक्राफ्ट B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर ड्रॉप किए 14 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स। ये 30,000 पाउंड के बॉम्ब्स स्पेशली अंडरग्राउंड बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन वाई B-2 और सिर्फ ये काम अमेरिका ही क्यों कर सकता है? ये फ्लाइंग विंग डिज़ाइन का एयरक्राफ्ट है और इसकी शेप और कोटिंग इसे इतना इनविजिबल बना देती है कि कोई भी रडार इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। इसके साथ साथ ये हीट सीकिंग और इंफ्रारेड मिसाइल्स को भी इजीली धोखा दे देता है। लेकिन सिर्फ B-2 ही इतना बड़ा पेलोड सीक्रेटली कैरी कर सकता है, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल बॉम्ब रैक के। इसका साइज एक फुटबॉल फील्ड जितना है, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद इसका सामना करना ही बहुत खतरनाक है। जहां सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट फेल हो जाते हैं, वहां सिर्फ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अपना काम बगैर किसी प्रॉब्लम्स के कर लेता है। एक B-2 बॉम्बर के बनाने की कॉस्ट है $2 बिलियन, जो कि दुनिया का सबसे महंगा, बड़ा और ख़तरनाक तरीन एयरक्राफ्ट है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये एक अनडिटेक्टेबल और अनस्टॉपेबल बीस्ट आखिर बना कैसे? अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी इसको बनाने की? ये रडार पर डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाता? इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो कि अमेरिका ने पिछले 37 साल से कॉन्फिडेंशियल रखी हैं और अपने एलाइज तक को भी नहीं सेल या शेयर करता? 11,000 किलोमीटर की रेंज और रीफ्यूलिंग के साथ दुनिया में किसी भी कोने तक पहुंच जाना सिर्फ B-2 बॉम्बर ही कर सकता है। लेकिन ये वजूद में कैसे आया? इसके लिए हमें कोल्ड वॉर एरा में ट्रैवल करना पड़ेगा। 1 मई 1960 को एक अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन टेक ऑफ करता है पाकिस्तान के बदाबर एयर बेस पेशावर से। इसका मिशन सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स की तस्वीर लेना। ये एयरक्राफ्ट एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता था, तकरीबन 80,000 फुट, जहां उस वक्त के रडार्स और मिसाइल्स का पहुंचना नामुमकिन था। अमेरिका को इस एयरक्राफ्ट पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। लेकिन जैसे ही ये एयरक्राफ्ट USSR की एयर स्पेस में दाखिल होता है, रडार्स इसे फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम ने फ़ौरन मिसाइल्स इसकी तरफ दागना शुरू कर दिए। लेकिन इतनी ज़्यादा हाइट होने की वजह से इसको ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। जब कुछ भी ना हो सका, तभी सोवियत यूनियन के मिलिट्री हेड्स ने यह फैसला किया है कि S-75 डवीना मिसाइल को इसकी तरफ लॉक करके फायर किया जाए। S-75 डवीना मिसाइल उस वक़्त सोवियत यूनियन का सबसे एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल था, जो कि अपने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की वजह से काफ़ी कामयाब था। अमेरिका को तो ऑलरेडी ही S-75 का आइडिया था, लेकिन ये नहीं था पता कि वो 80,000 फुट की बुलंदी तक भी जा सकता है। S-75 ने उस दिन एक नई तारीख रकम की। इसके गाइडेड नेविगेशन सिस्टम ने 80,000 फुट की बुलंदी पर U-2 एयरक्राफ्ट को इंतहाई प्रिसीजन से स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। पायलट गैरी पावर्स ने फौरन इजेक्ट कर दिया और प्लेन का मलबा येकटेरिनबर्ग शहर में गिर गया। ये खबर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका बन के साबित हुई। शुरू में तो US ने इनकार कर दिया और कहा कि ये एक नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था। लेकिन जब सोवियत यूनियन ने पायलट और प्लेन के डिब्री को दुनिया के सामने रखा, तो अमेरिका को अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ गई। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस था और US के लिए इट वॉज अ शेम इन द वर्ल्ड। ये वाकया दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही अहम था। सोवियत यूनियन ने इसके बाद अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया, जबकि अमेरिका ने एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर। और 1976 में सोवियत यूनियंस ने इतने एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल्स बना लिए जो कि 100 किलोमीटर की रेंज तक के जहाज़ को गिराने की कैपेसिटी रखते हैं। अमेरिका को एहसास हो गया कि इनका जो एग्जिस्टिंग B-52 बॉम्बर है, वो अब सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। US को अब एक ऐसा बॉम्बर चाहिए था जो कि सोवियत यूनियन के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास कर सके, वो भी बिना डिटेक्ट किए। इस विजन को पूरा करने के लिए 1979 में एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसको कोड नेम दिया गया एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बॉम्बर। इस पर नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने काम करना शुरू किया और 10 साल के रिसर्च के बाद पहला B-2 बॉम्बर 1989 में प्रोड्यूस हुआ। लेकिन पब्लिकली इसको 1997 में डिस्प्ले किया गया। अमेरिका ने इसको रिलीज होने के लिए भी 8 साल तक इस पर टेस्टिंग जारी की। इस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि इसे इनविजिबल गॉड भी कहा जाता था। और ये एयरक्राफ्ट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स के पास है। हर मिशन में सिर्फ 2 हाईली स्किल्ड पायलट्स होते हैं, एक पायलट
और एक मिशन कमांडर। फ्लाइट्स 30 से 40 घंटे तक चलती हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट में माइक्रोवेव, रेस्ट एरिया और टॉयलेट भी होता है। B-2 बॉम्बर 1 घंटे में $1,50,000 का फ्यूल कंज्यूम कर लेता है। अगर इसको कंपेयर किया जाए किसी आम जहाज से जो कि एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, वो सिर्फ 1 घंटे में $10,000 का फ्यूल कंज्यूम करता है। B-2 बॉम्बर की सबसे बड़ी खासियत इसका डिज़ाइन है, जिसकी वजह से ये ना तो कोई हीट सिग्नेचर जनरेट करता है और ना ही रडार में डिटेक्ट होता है। ये काम इस तरह करता है कि जैसे ही रडार के सिग्नल्स इसको हिट करते हैं, ये उसी वक्त ही उनको गलत डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। रडार तक सिग्नल्स वापस ही नहीं जाते, जिसकी वजह से ये ट्रैक ही नहीं हो पाता। इसी वजह से ये एक ऑल विंग बेस्ड डिज़ाइन है, जिसमें फ्यूजलाज और टेल शामिल नहीं है। किसी भी रडार के लिए मिलिट्री या कमर्शियल एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस को लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उन एयरक्राफ्ट्स की टेल एक मिरर की तरह सिग्नल्स देती है, जो कि रिफ्लेक्ट होके वापस रडार की तरफ आते हैं और इस तरह हर एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ B-2 बॉम्बर में शुरू से ही मौजूद नहीं। ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसके ऊपर की गई ये स्पेशल कोटिंग किसी ऐसे केमिकल कॉम्पाउंड से बनाई गई है जो कि अभी तक हाईली क्लासिफाइड है और अमेरिका फिलहाल इसको शेयर करने की कोई दिलचस्पी नहीं रखता किसी के साथ। हर इस्तेमाल के बाद एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स इसकी बॉडी के एक पार्ट को डिटेल में चेक करते हैं। ज़रा सा स्क्रैच या डेंट भी इसकी कोटिंग को ख़राब करके एनिमी को पोजीशन रिवील कर सकता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर्स हैं। इसको यूँ समझें कि आप इतने बड़े आसमान में एक हाउस फ्लाई यानी कि एक घरेलू मक्खी को डिटेक्ट कर रहे हों या अपने घर में एक चींटी को ढूंढ रहे हों। मुकाबले में एक नॉर्मल फाइटर जेट जैसे F-16 है, उसका रडार क्रॉस सेक्शन 5 स्क्वायर मीटर्स तक होता है, जबकि कमर्शियल एयरलाइनर का RCS 100 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि B-2 बॉम्बर इन सब से कई गुना बड़ा होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक हाउस फ्लाई की तरह नजर आता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मार्वल है। इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और ये B-2 बॉम्बर ही है जो कि दुनिया का सबसे पहला बनाया जाने वाला 100% कंप्लीटली स्टेल्थ मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा B-2 बॉम्बर में इंफ्रारेड डिटेक्शन और हीट सिग्नेचर डिटेक्शन डिफेंस सिस्टम भी इजीली पास करने की सलाहियत मौजूद है। नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स अपने बर्नर्स से हीट जनरेट करते हैं, जिसको डिटेक्ट करके एंटी मिसाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम इन टारगेट्स पर लॉक कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी B-2 ना तो कोई हीट सिग्नेचर जनरेट करता है और ना ही इंफ्रारेड में आता है। उसकी वजह ये है कि नॉर्मल इंजन्स की तरह ये इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करने के बावजूद हवा में कूल एयर को एग्जॉस्ट करता है। इसके इंजन्स जहाज के अंदर फिट किए गए हैं। जब फ्यूल जलता है तो गर्म हवा को ठंडी हवा के साथ मिक्स किया जाता है और फिर एग्जॉस्ट से बाहर रिलीज किया जाता है। B-2 बॉम्बर में रडार डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि ये रडार्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि रडार किन फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज रहे हैं। देन B-2 फिर अपने फेक सिग्नल्स भेजता है उन रडार्स को मैल फंक्शन करने के लिए या उनको गलत लोकेशन भेज देता है। और ये काम इतने ज़बरदस्त तरीके से होता है कि दुश्मन के तमाम रडार्स ख़राब नहीं होते, वरना दुश्मन को फ़ौरन शक हो जाएगा। कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया हुआ ये जहाज़ हज़ारों टुकड़ों में असेंबल हुआ है और एक पार्ट इंतहाई प्रिसीजन से बनाया गया। ये 80 GPS गाइडेड मिसाइल्स, 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और AGM-158 JASSM भी कैरी कर सकता है। ये बॉम्ब्स जहाज के अंदर फिट किए जाते हैं ताकि बाहर से किसी किस्म का रडार डिटेक्शन ना हो सके। अफगानिस्तान वॉर और हाल ही में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला, इन दोनों मिशंस में B-2 ने मिजूरी एयर बेस से टेक ऑफ किया, 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस विदाउट लैंडिंग कवर किया और वापस अपनी बेस पे लैंड कर गया। इन मिशंस में B-2 बॉम्बर मुसलसल 45 घंटे तक फ्लाई करता रहा और जिस मुल्क की एयर स्पेस से गुजरता कोई भी रडार इसे कैच ना कर पाता। इस वक्त दुनिया में 31 GPS सैटेलाइट्स हैं जो कि नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर ये सारी सैटेलाइट्स डाउन भी हो जाएं, तब भी B-2 बॉम्बर अपने बैकअप नेविगेशन सिस्टम के जरिए चलता रहेगा। इसको किसी सिस्टम के ऊपर इन्हिसार करने की ज़रूरत ही नहीं। रीफ्यूलिंग के साथ ये टेरेन्स को आइडेंटिफाई करके खुद ही फ्लाई करता रहता है। इसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम दुनिया के महंगे और कॉम्प्लेक्स तरीन सिस्टम्स में शुमार होता है।
इसी वजह से B2 सिर्फ टॉप प्रायोरिटी मिशंस के लिए यूज होता है, जैसे न्यूक्लियर डिटरेंस या डीपली बेरिड टारगेट्स जैसे फोर्डो। अब तक टोटल 21 B2 बॉम्बर्स बनाए गए थे, जिसमें से 19 अभी भी एक्टिव सर्विस में हैं और इन पर टोटल लागत अब तक $45 बिलियन आ चुकी है। इतना तो एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग बजट नहीं होता बहुत सारे कंट्रीज का, जितना पैसा अमेरिका ने सिर्फ B2 बॉम्बर्स को बनाने में लगा दिया। आखिर में बात करते हैं कि रशिया और चाइना ये दोनों B2 बॉम्बर से आखिर डरते क्यों हैं। इसकी वजह बड़ी सिंपल है, इन दोनों ममालिक के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी B2 को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये एयरक्राफ्ट किसी भी न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिना किसी वार्निंग के। ये वही है जैसे कि आपने हाल ही में ईरान में देखा। B2 की प्रेजेंस इन कंट्रीज के लिए स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट करती है, इसलिए ये उनके डिफेंस प्लानर्स के लिए नाइटमेयर है। इसको ऑपरेट करना भी बहुत महंगा है। स्टेल्थ कोटिंग, मेंटेनेंस, स्पेशल रनवे रिक्वायरमेंट्स और मिशन प्लानिंग, ये सब कुछ इसको एक कॉम्प्लेक्स मशीन बना देती हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।